हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्कर्ष। आप सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष परिवार में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं पवन कुमार पारिक मेरी क्लास में। आज विद्यार्थियों वास्तविक संख्या जो हम पढ़ रहे थे उसमें आज हम जानेंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में। और आज की क्लास भी बहुत ही जो है शानदार और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाली है। अपरिमेय संख्या वैसे तो आपने पढ़ा होगा किसे कहते हैं, क्या होती है, फिर भी हम उसके बारे में जानेंगे। और बोर्ड में जो प्रश्न आते हैं वो मैं आपको कराऊंगा कि जो संख्या दे रखी होती है अपरिमेय संख्या है, उसकी अपरिमेयता को सिद्ध करना, प्रमाण देना, सबूत देना कि हाँ वो संख्या अपरिमेय संख्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। और आज की क्लास जो है उसके लिए पूर्व ज्ञान भी आवश्यक है। जो मैं क्लास से आपको पहले पढ़ा चुका हूं वो आप जरूर देखें, क्योंकि उनसे जुड़ी हुई शब्द, उनसे जुड़े हुए परिभाषाएं जो है वो भी आती है। इसलिए पहले वाली क्लासों को आप जरूर देखें, तो आपको आज वाली क्लास या अगली जो क्लासें हैं वो समझ में आएगी। तो टॉपिक क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है और उनकी संख्याओं की अपरिमेयता सिद्ध करना। तो पहले हम जानते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो वे संख्याएं जिन्हें हम p बट्टा q के रूप में नहीं लिख सकते, जिन्हें हम लिख सकते हैं उन्हें तो हम परिमेय संख्या कहते हैं, और जिन्हें नहीं लिख सकते अपरिमेय संख्या कहते हैं। और यानी और जहां p और q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं और q का मान 0 नहीं होता है। अपरिमेय संख्या को हम जो है s से दर्शाते हैं, स्मॉल s से लिखते हैं। क्लियर है। जैसे हमने पहले तो परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था, हमने परिमेय संख्याओं के बारे में खूब अच्छे से जाना था, जिसे हम r से लिखते हैं परिमेय संख्या को r, या हम q से लिखते हैं, जिन्हें हम p बट्टा q के रूप में लिखते थे। और p व q क्या होते थे, पूर्णांक होते थे, और हर का मान यानी q का मान 0 नहीं होता था। जैसे मैंने उदाहरण के रूप में, वैसे इसके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं, फिर भी 3 बट्टा 5 हो गई, -7 बट्टा 2, ये सारी अंश और हर दोनों पूर्णांक होते थे, ये परिमेय संख्या। अब हम जिसे पढ़ रहे हैं वो है हमारे लिए अपरिमेय संख्या। अब उन संख्याओं को हम जो है हम p बट्टा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। क्लियर है। इनके उदाहरण विद्यार्थियों में आपको बता देता हूं। जैसे पाई होता है, पाई जो होता है विद्यार्थियों आपने 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में बता देता हूं। पाई एक अपरिमेय संख्या है। जो पाई का वास्तविक मान होता है, मैं कुछ लिखना चाहूंगा, 3.1415926, इस तरह मान चलता रहता है अनंत तक। इसके जो दशमलव प्रसार है वहां अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, इसलिए इसे कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। जो अपरिमेय संख्या है इनको हम अनवसानी या अशांत अनावर्ती संख्या भी कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, अशांत अनावर्ती संख्या भी कहते हैं। कैसे कहते हैं, सुनना। जैसे मान लीजिए मैंने कोई संख्या लिखी 2.020020002, फिर 4 बार 0 फिर 2, तो आप देख रहे हो इसमें भी ये जो दशमलव के बाद प्रसार अनंत तक बढ़ रहा है, अशांत है, लेकिन अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही। पहले 0 2 है, फिर 0 0 2 है, फिर 3 बार 0 फिर 2, 4 बार 0 2, यानी कई अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो इस तरह की संख्या किस में आती है, अशांत अनावृत्ति में। जैसे मान लीजिए ऐसा आ गया 0.50, फिर आ गया 500, फिर आ गया 5000, फिर आ गया 50,000। तो इस तरह की संख्याएं आप देख पा रहे हो, केवल 50 50 50 होता अशांत आवृत्ति, जो कि परिमेय संख्याएं होती है। लेकिन ये अशांत भी है, इनका प्रसार जो है अनंत तक भी है, उसके अलावा अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है, इसलिए इन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और पाई का जब आप वास्तविक मान, जो पाई का हम 22/7 मान लेते हैं, वो वास्तविक मान नहीं है, ये वास्तविक मान नहीं है, ये हम केवल गणित में गणनाओं को सरल करने के लिए लेते हैं। पाई का वास्तविक मान जो है अनंत तक बहुत होता है, आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो, वैल्यू ऑफ पाई, तो बहुत लंबा चौड़ा आएगा, अनंत तक चलेगा, और कहीं अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती। उसके अलावा जो रूट के अंदर मैं ऐसी संख्याएं लिखूं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, जैसे √2 लिख दिया, √3 लिख दिया, हमने √5 लिख दिया, ये जो संख्या है √2 √3 √5, ये जो संख्या है विद्यार्थियों, ये जो मैंने रूट के अंदर संख्याएं लिखी है पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इनका भी ये भी संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं। यदि आप 2 का वर्गमूल निकालोगे तो इस तरह का आएगा 1.41421, इस तरह अनंत तक चलेगा, और कहीं
अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। √3 और √3 5 का भी आप मान निकालोगे तो अनंत तक चलेगा, कहीं अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी, अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार है, इसलिए इन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। क्लियर है? तो अपरिमेय संख्याएं ज्यादातर क्या होती है? √2, √3, √5, √6, √7। अब जैसे आपको बोल दे क्या √4 अपरिमेय है? नहीं, क्योंकि √4 का मान हमें पता है 2। ये जो अंदर 4 लिखा हुआ है ना, ये अंदर 4 जो है ये कैसी संख्या है? 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग समझते हो आप विद्यार्थियों? पूर्ण वर्ग संख्या है ये। 4 पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका वर्गमूल 2 होता है, और 2 को हम लिख सकते हैं 2/1 यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा √4 है ना, √4 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन 2 का वर्गमूल 3 का वर्गमूल हम सीधा नहीं निकाल सकते, दशमलव में आएगा और दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति होगा, इसलिए हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब आपके 10वीं में बोर्ड के अंदर सवाल कैसे आते हैं? ये जो संख्या है √2 हो गई, √3 हो गई, √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, इनको आप अपरिमेय सिद्ध करना होता है। ऐसे हमें पता है कि ये अपरिमेय है, लेकिन क्यों अपरिमेय है वो हम जो है हम पूर्व ज्ञान जो हमने पढ़ा था सहअभाज्य संख्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, उन सभी पर आधारित ज्ञान से हम सिद्ध करेंगे कि सिद्ध कीजिए √2 अपरिमेय है, सिद्ध कीजिए √3 अपरिमेय है, सिद्ध कीजिए √5 अपरिमेय। अच्छे से पढ़ के जाना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब इसमें बात करते हैं, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अभी मैं आपकी प्रश्नावली भी कराऊंगा 1.3, उसके अलावा पहले मैं कुछ 2 प्रश्न कराऊंगा ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कैसे करना है। सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको सिद्ध करना है, अब यहां पर मैंने √2 लिया, √3 भी आ सकता है, √5 भी आ सकता है, √6 भी आ सकता है। आपको इस √2 को, आपको पता है √2 अपरिमेय, लेकिन आपको सिद्ध करके बताना है। तो कुछ नहीं करना है, आपको अपरिमेय सिद्ध करना है। तो पहले आप क्या करो, पूरा प्रोसेस सुनना, लंबा सवाल है, अच्छे से सुनना, फिक्स स्टेप है, फिर मत कहना सर जी समझ में नहीं आया। आराम से समझना, बिल्कुल समझ में आएगा। ऐसे ऐसे 1-2 और सवाल करेंगे ताकि आपको आइडिया लग जाएगा। तो सबसे पहले आपको उल्टा मान लेना है कि माना, सबसे पहले आप क्या मानोगे कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। आप उल्टा मान लो, ठीक है, अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मान लो। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, और हम जानते हैं परिमेय संख्या को तो P/Q रूप में लिखा जा सकता है। हमारे स्टूडेंट जा सकते हैं A/B रूप या P/Q रूप में लिख सकते हैं। अतः हम √2 को भी क्या लिख सकते हैं, √2 बराबर क्या लिखा जा सकता है, A/B लिख सकते हैं। आप जानते हो ना परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं, अंश बट्टा। हमने P और Q की जगह इस बार A/B मान लिया। आपको भी A/B ही लेना है, P/Q भी लिख सकते हो। आप खुद जानते हो ना कि कोई भी परिमेय संख्या है, कोई भी परिमेय संख्या को A/B या P/Q रूप में लिख सकते हैं। वही मैंने लिखा है, आपको समझ पा रहे हो, ये √2/1 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो √2 बराबर मैंने क्या लिखा विद्यार्थियों, A/B ऐसे लिख दिए। जहां, ठीक है, ये मैंने लिख दिया √2 बराबर A/B। क्यों लिखा, क्योंकि आपने √2 को परिमेय माना, और परिमेय को हमेशा अंश बट्टा रूप में लिख सकते हैं। जहां मैं क्या करूंगा, जहां A व B जो है मेरे, जहां A व B जो है सहअभाज्य पूर्णांक है। क्या है, A व B सहअभाज्य संख्याएं हैं या सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, A और B का मसब जो है, सहअभाज्य का मतलब A और B का मसब कितना है, 1 है। इसका मतलब यही होता है, सहअभाज्य का मतलब क्या होता है कि दो संख्याओं का मसब 1 है। ना तो A के पहाड़े में B आता है, ना B के पहाड़े में A आता है। जैसे 7 और 8 की बात करें तो 7 और 8 के बीच कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं है। 7 के अभाज्य गुणनखंड में 1 और 7 आते हैं, और 8 के अभाज्य गुणनखंड में 2 आएगा। कुछ भी उभयनिष्ठ है तो ये सहअभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, तो हमने भी A और B को, ये A और B को हमने सहअभाज्य पूर्णांक माने, यानी इनका मसब 1 हुआ। यहां तक आ गया। अब ये जो है ना √2 बराबर A/B, इसको आप क्या करो, समीकरण 1 मानना। इसको हम क्या मानेंगे, समीकरण 1 मानेंगे। अगला स्टेप क्या करेंगे, समीकरण 1 का वर्ग कर दो। अगला ये फिक्स स्टेप है, याद रखना है।
पहला लिखना है कि जो भी √2 दे, √3 दे, उसको आप परिमेय मान लो। तो मैंने भी लिखा, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, बराबर a/b लिख दो, p/q भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखना a/b है। a और b जो अंश और हर है वो क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है, सहभाज्य संख्याएं जिनका मतलब 1 है। यहां तक लिख दिया, इसको समीकरण 1 दे दो। अगले स्टेप में लिखो समीकरण 1 का वर्ग। तो √2 का वर्ग क्या होगा, 2 होगा, और a का वर्ग होगा a² / b²। क्लियर है। √2 का वर्ग क्या होगा, √2 का स्क्वायर 2 होता है, इतना तो आप जानते हो। √2 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर से रूट कटेगा तो 2 आएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या करो, b² को उधर भेज दो तो क्या आएगा, 2b² = a²। यहां तक भी आ गया। ठीक है, अगला स्टेप, ये 2 को भेज दो भाग में, तो b² बराबर क्या आएगा, a²/2। क्लियर है। हमने क्या किया, b² को उधर भेजा, 2 से गुणा हुआ, 2 गया वापस भाग में। अब हमारा स्टेप क्या आया, b² बराबर a²/2। इसका मतलब क्या है कि 2 का भाग a² में दिया जा रहा है, और क्या प्राप्त हो रहा है, b² प्राप्त हो रहा है। a² में 2 का भाग देने पर b² आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, यहां लाइन ये लिखेंगे कि यदि a² जो है 2 से विभाजित होता है, यदि a² 2 से विभाजित है, तो 2 भी क्या होगा, 2 जो है a को भी विभाजित करेगा। कैसे, सुनना, a² में 2 का भाग जा रहा है तो a में भी 2 का भाग जाएगा। कैसे, सुनना, मान लीजिए कोई संख्या है 16। क्लियर है, मैंने कोई संख्या ली 16, इस 16 में 2 का भाग जाता है, आप जानते हो 8 बार जाता है कि नहीं जाता है, जाता है। तो यदि 16 में 2 का भाग जाता है तो क्या 16 के वर्गमूल जो कि कितना होता है, 4, क्या 4 में 2 का भाग नहीं जाएगा, क्या बिल्कुल जाएगा। जाएगा या नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। वही चीज मैंने यहां पर ली है। मैं मान लीजिए a² को 16 मान लेता हूं, ये a² है, a² मेरा 16 है, तो a कितना होगा, 16 का वर्गमूल ले लो, 4 होगा। तो देखो इस a² यानी 16 में 2 का भाग जाता है, कितनी बार, 8 बार। तो क्या a यानी 4 में 2 का भाग नहीं जाएगा, क्या बिल्कुल जाएगा, 2 बार जा रहा है। तो यही चीज हमें लिखनी है। एक और उदाहरण से लिख देता हूं, नहीं समझ में आया, मान लीजिए a² 36 है, ये जो a² है ना ऊपर वाला 36 मान लेता हूं, a² 36 है, तो a कितना होगा, स्क्वायर हटाना है तो सामने वाले का वर्गमूल ले लो, 6 आएगा। तो a² 36 में देखो 2 का भाग जाता है 18 बार। तो आप बताइए क्या 6 में 2 का भाग नहीं जाएगा, क्या बिल्कुल जाएगा, 3 बार जाएगा। तो यही चीज हम यहां पर करेंगे। यहां पर हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, यहां लिखेंगे, यहां a² जो है, यहां a² 2 से विभाजित है, यहां a² जो है 2 से विभाजित है। अतः हम क्या लिखेंगे, अतः ये 2 जो है, अतः 2 a को भी विभाजित करेगा, अतः a 2 को भी विभाजित करेगा, 2 को भी विभाजित करेगा। ये आपको लाइन लिखनी है। अभी मैंने आपको उदाहरण से भी समझाया, विभाजित करेगा। क्लियर है। यदि a² कोई भी संख्या यदि उसमें 2 का भाग पूरा जाता है तो 2 जो है a को भी विभाजित करेगा, नहीं पूरा भाग जाएगा। यहां तक सभी को क्लियर होना चाहिए। मैंने उदाहरण से भी समझा दिया। मैंने जो उदाहरण समझाया वो मैं आपको यहां क्लियर कर लेता हूं ताकि इजीली समझ आए। उदाहरण के रूप में मैंने a² को 36 माना। अब तो a कितना होगा, ये जो चीज लिखी a होगा 36 का वर्गमूल 6। तो आप देख लो 36 में भी 2 का भाग जाता है 18 बार और 6 में भी 2 का भाग जाता है 3 बार। क्लियर है। इसी तरह आप और भी मान सकते हो। उदाहरण नंबर 2 मैंने एक ये माना, 2 नंबर उदाहरण, ताकि आप जब भी पढ़ोगे समझ में आएगा। a² 16 है तो a कितना होगा, 16 का वर्गमूल होगा 4। ठीक है। अब देखो 16 में भी 2 का भाग जाता है 8 बार और इस a में 4 में भी 2 का भाग जाता है 2 बार, दोनों में जा रहा है। और यही चीज मैंने लिखी कि a² 2 से विभाजित है तो जो हमारा 2 है वो a को भी विभाजित करेगा, नहीं पूरा भाग जाएगा। अब क्या करना है, अब स्टेप चेंज कर देना। अब क्या करना है स्टूडेंट, अब लिखना है माना a बराबर 2 × c। अब ये चीज क्या है सर जी, अभी आपने कहा कि a के अंदर 2 का भाग पूरा जाएगा। अभी आपने कहा ना जैसे 6 में 2 का भाग गया, a में भी 2 का भाग पूरा गया, यानी a कोई संख्या ऐसी है जिसमें 2 का भाग पूरा जाता है। जैसे आपने मान ली a मान लिया 16 मान लो, 18 मान लो, 22 मान लो, 36 मान लो, 48 मान लो, 58 मान लो। a कोई ऐसी संख्या है, यही सारी संख्या है ना जिसमें 2 का भाग जाता है।
तो क्या इन संख्याओं में से हम दो कॉमन नहीं ले सकते हैं क्या? ये a मतलब a कोई ऐसी संख्या है जो 2 से विभाजित है, तो ये सारी संख्याएं देख लो सम संख्याएं हैं, 2 से विभाजित है, तो इनको हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या? 16 को 2 इंटू 8 लिख सकते हैं, 18 को 2 इंटू 9 लिख सकते हैं, 22 को 2 इंटू 11 लिख सकते हैं, 36 को 2 इंटू 18 लिख सकते हैं, 48 को 2 इंटू 16 लिख सकते हैं, इसको 2 इंटू 29 लिख सकते हैं। नहीं, जो भी 2 से विभाजित संख्या उसमें से 2 को तो कॉमन ले ही सकते हैं, 2 तो उनके गुणनखंड में आएगा ही आएगा। तो ये पीछे जैसे यहां 8 बच गया, यहां 9 बच गया, यहां 11, 18, यहां कुछ भी बच सकता है क्योंकि संख्याएं अलग अलग है, 2 कॉमन आएगा, पीछे जो गुणा में बचेगा वो सब में अलग अलग होगा, उस अलग को मैंने c मान लिया। क्लियर है? यदि 18 लेता हूं तो c कितना होगा? 9। यदि मैं 36 मानता हूं, a 36 मानता हूं, तो इसको लिखूंगा 2c, c मतलब 2 इंटू c। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, a बराबर 2 इंटू c माना मैंने। ठीक है, तो यदि a 48 है तो 2 इंटू क्या लिखेंगे? 2 इंटू 48 को 2 इंटू 24 लिखेंगे। ठीक है, तो 48 है तो 2 इंटू 24 लिखेंगे और c का मान 24 होगा। यदि मेरा a मान लीजिए 16 है तो 2 इंटू 8 लिखेंगे, c 8 होगा। यदि मेरा a 36 है तो 2 इंटू 18 लिखेंगे, c का मान क्या होगा? 18 होगा। तो a कोई 2 से विभाजित संख्या है तो उदाहरण के रूप में बता दी। तो अब क्या करना है आपको? a बराबर 2c मानना है, जहां c क्या है? जहां c एक अन्य पूर्णांक है, जहां c अन्य पूर्णांक है, अन्य धनात्मक पूर्णांक है। क्लियर है? कोई भी संख्या हो सकती, धनात्मक पूर्णांक है। क्लियर है? यहां तक आ गया। अब यहां भी क्या करना है? इन दोनों का वर्ग कर दो। क्या लिखोगे? दोनों पक्षों का वर्ग। यहां भी दोनों पक्षों का आप वर्ग कर दीजिए। क्या आता है? a स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग 4, c का c स्क्वायर, 4c स्क्वायर। अब इस a स्क्वायर का मान यहां से लिखिए, a स्क्वायर का मान हम क्या जानते हैं? 2b स्क्वायर। तो इस a स्क्वायर की जगह क्या लिखो? 2b स्क्वायर बराबर आएगा 4c स्क्वायर। कैसे आया? वापिस सुनना विद्यार्थियों, a स्क्वायर की जगह मैंने लिखा 2b स्क्वायर, यहां लिख देता हूं क्योंकि a स्क्वायर बराबर क्या होता है? 2b स्क्वायर। क्लियर है? यहां a स्क्वायर का जो मान आया वो आपने यहां रख दिया। अब देखिए यहां से आप क्या निकाले विद्यार्थी? c स्क्वायर का मान निकालिए, तो ये 4 गुना में उधर जाएगा भाग में, तो c स्क्वायर बराबर आएगा 2b स्क्वायर बट्टा 4। अब कट कटा के क्या होगा? 2 से 4 कटेगा 2 बार, तो c स्क्वायर का मान आएगा b स्क्वायर बट्टा 2। c स्क्वायर का मान कितना आ गया? b स्क्वायर बट्टा 2 आया। अब वही कहानी सेम रिपीट करनी, जैसे पहले b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बट्टा 2 था, वही अब b की जगह देखो, यहां b की जगह c आ गया और a की जगह क्या आ गया? b। सेम वही कहानी लिखनी है कि यहां b स्क्वायर 2 से विभाजित है, अतः 2 जो है b को भी विभाजित करेगा। वही उदाहरण मर्जी से ले सकते हो, जैसे मैंने a के लिए उदाहरण लिए वहां आप b की जगह भी ले सकते हो। b स्क्वायर 36 है तो b कितना होगा? b मेरा यहां पर मैं इसको रेड कलर से कर लेता हूं। ठीक है, b स्क्वायर मेरा 36 है तो b होगा कितना? 6, तो b 6 में भी 2 का भाग जाएगा। यदि b स्क्वायर मेरा मान लीजिए 16 है तो b कितना होगा? b जो है 4 होगा, 4 में भी 2 का भाग जाएगा। सेम चीज लिखनी है कि b स्क्वायर में 2 का भाग जाता है कितनी बार? c स्क्वायर बार, तो b में भी 2 का भाग 100% जाएगा। वही कहानी यहां लिखनी। क्या लिखोगे? यहां क्या लिखेंगे? यहां वही कहानी यहां जैसे यहां लिखी कि यहां b स्क्वायर जो है, यहां b स्क्वायर 2 से विभाजित है, यहां b स्क्वायर 2 से विभाजित है, अतः हम क्या लिखेंगे? अतः 2 जो है, अतः 2 b को भी विभाजित करेगा, अतः 2 b को भी विभाजित करेगा। ये चीज आपको लिखनी है। क्लियर है? अतः b जो है 2 जो है b को भी विभाजित करेगा। 2 पहले किसको विभाजित कर रहा था? 2 जो है a को भी विभाजित कर रहा था और यहां 2 b को भी विभाजित कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि a और b जो दोनों ही संख्या है वो 2 से विभाजित होने वाली है। ये हमने अभी तक सिद्ध कर दिया। यानी कहने का मतलब है कि a भी कोई ऐसी संख्या कुछ भी हो सकती, 16, 18, 48, 36, 56, कुछ भी जिसमें 2 का भाग जाता हो। और अभी हमने ये भी सिद्ध किया कि b भी कोई ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भाग जाता है।
है, जैसे मान लीजिए 18 हो गई, 22 हो गई, 48 हो गई, कुछ भी हो सकती, 56 हो गई, 60 हो गई। तो ए और बी दोनों संख्याएं ऐसी है जिसमें 2 का भाग जाता है। ठीक है, अब यदि इन दोनों में 2 का भाग जाता है तो कम से कम 2 तो इन दोनों के, ए के भी और बी के भी अभाज्य गुणनखंड में आएगा ही आएगा, क्योंकि ए और बी दोनों ही 2 से विभाजित होने वाली संख्या है, तो इनमें 2 का भाग जा रहा है। इसका मतलब जब अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 आएगा ही आएगा, और दोनों के अभाज्य गुणनखंडों में यदि 2 आ रहा है तो मसब कितना होना चाहिए, जो दोनों में नजर आए उसे क्या कहते हैं, महसब कहते हैं। तो ए और बी का महसब तो 2 होना चाहिए, लेकिन हमने अभी शुरुआत में क्या कहा, हमारा ए और बी का महसब तो 1 है। यहां क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। कैसे, हमने पहले कहा कि ए और बी सहअभाज्य पूर्णांक यानी महसब 1 है, लेकिन अभी इतना हमने किया, उसके माध्यम से हम कह रहे हैं ए और बी दोनों में 2 का भाग जाएगा। 2 जो है ए को भी विभाजित कर रहा है, 2 बी को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब ए और बी 2 से दोनों विभाजित होती, दोनों के ही अभाज्य गुणनखंड में 2 आएगा, और दोनों के अभाज्य गुणनखंड में जो आता है वो हमने पढ़ा था मसब होता है, तो मसब तो 2 होना चाहिए, हम 1 कह रहे हैं। ये विरोधाभास क्यों हुआ, क्योंकि हमारी परिकल्पना गलत थी। हमने जो सोचा वो ही गलत सोचा। हमने क्या सोचकर गलती कर दी, हमने शुरुआत में कहा कि √2 एक परिमेय संख्या, उसके कारण इतनी जो है समस्याएं आ गई विद्यार्थियों। √2 परिमेय संख्या मान ली तो देख लो स्थितियां गड़बड़ हो गई। इसका मतलब √2 परिमेय नहीं है, कैसी है जी, अपरिमेय संख्या। बस ये कहानी आपको लिखनी है और नंबर को प्राप्त करने, और कहानी जो है थोड़ी टिपिकल, इसलिए मैंने उदाहरणों के माध्यम से अच्छे से समझाई। अभी मैं और सवाल करूंगा और स्थिति आपकी क्लियर होगी। क्लियर है, इसको मैं मिटा देता हूं। आपको लास्ट में क्या लाइन लिखनी, जो मैंने बोली वही चीजें आपको लिखनी। क्या लिखोगे यहां, ठीक है, यहां आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है, स्पष्ट है कि ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 होगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 होगा। क्लियर है, ठीक है। ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा। अर्थात यहां पर क्या है, अर्थात यहां विरोधाभास है। ठीक है, अर्थात यहां क्या है, विरोधाभास है, क्योंकि हमने तो शुरुआत में 1 माना और यहां पर क्या, सॉरी 5 नहीं, यहां पर 2 होगा, क्योंकि हम 2 वाला सवाल कर रहे हैं। ठीक है, जब 5 होगा तब 5 का हो। तो स्पष्ट है कि ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा, 2 होगा। अर्थात यहां विरोधाभास स्थिति है। विरोधाभास की स्थिति क्यों, क्योंकि हम अभी 2 कह रहे हैं, पहले हमने मसब कितना माना, उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब मसब होता है, याद रखना, उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब मसब होता है। अर्थात यहां विरोधाभास स्थिति है, विरोधाभास स्थिति है। क्लियर है, अतः ऐसा क्यों है ये भी लिखेंगे। अतः हमारी परिकल्पना गलत है, अतः हमारी जो परिकल्पना है, हमने शुरुआत में जो चीज सोची कि √2 एक परिमेय संख्या है, वो गलत है। अर्थात हमारी परिकल्पना गलत है, गलत है। अतः क्या लिखेंगे, अतः √2 कैसी संख्या है, परिमेय नहीं, कैसी है जी, अपरिमेय है। ठीक है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये चीज आपको क्लियर याद रखनी है। अब ये मैंने √2 का कराया, √3 का भी आ सकता है, √5 का भी आ सकता है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ाता हूं, √3 का कराते हैं। ठीक है, √3 का भी सेम इसी तरह करूंगा जैसे √2 का लिया। अब थोड़ा स्पीड में करूंगा, धीरे धीरे समझाया। तो सबसे पहले देखो, जैसे √3 आ गया तो पहले आप इसको परिमेय मान लो। ठीक है, √2 आ गया होगा, थोड़ा फास्ट में √3 का कराएंगे, फिर आपकी प्रश्नमाला 1.3 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसको उल्टा मान लो, मानना √3 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इतना लिख दो बोर्ड के अंदर, परिमेय संख्या, यहां तक कर दो। अब परिमेय संख्या को अंश बट्टा लिखते तो आप भी इसको a बट्टा b मान लो। p बट्टा क्यों नहीं मानना है, a बट्टा b मान लो। इसको दे दो समीकरण 1, और ये a और b क्या है, हम सीधा लिख देंगे कि a और b सह अभाज्य पूर्णांक, यानी a और b का, यहां पे आपको लिखना है जहां
HCF ऑफ यानी मसब जो है ए और बी का कितना होगा 1। आपको वो लाइन भी लिख सकते हो कि जहां ए और बी सहअभाज्य पूर्णांक, और सहअभाज्य का मतलब ही है कि HCF यानी मसब जो है ए और बी का 1 है। ना तो ए का बी से कोई संबंध है, ना बी का ए से, दोनों ही जो है 1 से विभाजित होते हैं। इनमें केवल और केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। यहां तक कर लो। उसके बाद क्या बताया है कि समीकरण 1 का वर्ग कर दो। आप समीकरण 1 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा, √3 का वर्ग 3 होगा, a का a स्क्वायर बट्टा में b स्क्वायर, b स्क्वायर को उधर भेजोगे तो आएगा 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। आ गया अगला स्टेप, ठीक है। अब 3 को भाग में भेजोगे तो b स्क्वायर बराबर आएगा a स्क्वायर बट्टा 3। यहां तक करना है। अब वही कहानी लिखनी है कि a स्क्वायर 3 से विभाजित है, यहां a स्क्वायर 3 से विभाजित है, अतः 3 जो है a को भी विभाजित करेगा। उदाहरण के माध्यम से मैं समझा देता हूं विद्यार्थियों को, ठीक है। एक उदाहरण के माध्यम से मैं समझा देता हूं तो क्लियर है। जैसे मान लीजिए मेरा a स्क्वायर 36 है, ठीक है। तो a कितना होगा, a स्क्वायर 36 है तो 36 का वर्गमूल कितना होता है 6। अब आप देखो इस a स्क्वायर यानी 36 में 36 के अंदर 3 का भाग जाता है। ये a स्क्वायर है ना, उसमें 3 का भाग, 36 में 3 का भाग 12 बार जाता है। और a में भी 6 में भी 3 का भाग जाता है 2 बार। तो 100% 770 है। यदि a स्क्वायर किसी संख्या के वर्ग में 3 का भाग जाता है तो संख्या के वर्ग में 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी a में भी 3 का भाग जाएगा। 100% क्लियर है। एक और उदाहरण लेते हैं विद्यार्थियों के लिए। मान लीजिए मेरा a स्क्वायर जो है 81 है, 81 है तो a कितना होगा, 81 का वर्गमूल ले लो प्यारे विद्यार्थियों, 9 होगा। अब देखो 81 में 3 का भाग जाता है कितनी बार, 27 बार। तो आप देख लो इस 9 के अंदर भी 3 का भाग जाएगा 3 बार, ठीक है। बस यही कहानी आपको यहां पर लिख दी है कि क्या लिखोगे, यहां a स्क्वायर 3 से विभाजित है, यहां a स्क्वायर जो है 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, अतः 3 जो है a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। ये आपको लिखना है। यानी a कोई ऐसी संख्या है जो 3 के पाड़े में आती है, यानी 3 से विभाजित है। अब a 27 भी हो सकता है, 81, 36, 12 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 3 से विभाजित है, 3 का भाग उसमें 100% जाएगा। चाहे 1 बार जाओ, 10 बार जाओ, 25 बार जाओ। यहां a स्क्वायर 3 से विभाजित है तो 3 a को भी विभाजित करेगा। ये भी आपको लिख देना है। यहां तक करने के बाद क्या करना है, अब आपने ये क्लियर कर लिया कि जो मेरा a है वो 3 के पहाड़े वाली कोई भी संख्या हो सकती, 12, 36, 81, कुछ भी जिसमें 3 का पहाड़ा भाग जाता है, जैसे 108, कुछ भी हो सकती है। वो a जो है 3 से विभाजित वो संख्या। अब क्या करना है, अब आपको अगला स्टेप लिखना क्या है, ये जो a है पुनः क्या करना है, माना a बराबर 3 इंटू सी, 3 इंटू सी, यानी क्योंकि a जो है 3 से विभाजित संख्या है, सब में 3 कॉमन ले सकते हैं, इधर 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, इसको 3 इंटू 12, इसको 3 इंटू 27, इसको 3 इंटू 36 लिख सकते हो ना। तो 3 कॉमन लिया जा सकता है, पीछे जो बचेगा वो कोई ना कोई संख्या c होगी, पूर्णांक होगा। तो वही चीज लिख दी है कि a जो है इसको 3 इंटू सी के रूप में लिखा जा सकता है, जहां c क्या है, जहां c एक धनात्मक पूर्णांक है। क्लियर है, एक धनात्मक पूर्णांक है। जैसे 36 लेते हैं तो 36 को आप लिखोगे 3 इंटू 12 तो c 12 हो गया, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, वो a पर निर्भर करता है, धनात्मक पूर्णांक है। अब क्या करो, इसका वर्ग कर दो, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग 9 c स्क्वायर। अब a स्क्वायर का मान हमेशा यहां से रखना है। a स्क्वायर बराबर क्या होता है, हम लिखेंगे चूंकि a स्क्वायर बराबर होता है 3b स्क्वायर, तो 3b स्क्वायर यहां रखना है, 3b स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर। यहां से सदैव c स्क्वायर का मान तो 9 जाएगा भाग में, 3b स्क्वायर बट्टा 9 होगा। यहां से कट करेंगे, 3 से 9 कटेगा 3 बार तो आएगा b स्क्वायर बट्टा 3, ठीक है। यहां तक आ गया। वही कहानी लिखनी, यहां
सेम जैसे मैंने a के लिए की उदाहरण भी लिए कि a स्क्वायर 36 लेते हैं, a 6 होता है, उसी तरह हम a स्क्वायर की जगह क्या मान सकते हैं, b स्क्वायर मान सकते हैं। b स्क्वायर 36 होता है तो b कितना होगा 6, तो 36 और 6 दोनों ही 3 से विभाजित है। यदि b स्क्वायर मेरा 81 है तो b 9 होगा, दोनों ही जो है 3 से क्या है पूर्णतया विभाजित है। वही चीज यहां लिखनी है, यहां b स्क्वायर 3 से विभाजित है, यहां b स्क्वायर 3 से विभाजित है, अतः 3 जो है b को भी विभाजित करेगा, अतः 3 b को भी विभाजित करेगा, b 3 को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। क्लियर है, ये चीज आपको लिखनी है। अब वही कहानी, यानी ए बी और बी दोनों ही 3 के पाड़े वाली संख्या, बी भी कोई भी 3 से विभाजित संख्या, जैसे आप बात करो 27 हो सकती है, आपके 30 हो सकती है, 36 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है विद्यार्थी, 42, कुछ भी 48, कुछ भी कोई संख्या ऐसी है जो 3 से विभाजित है। और आपने देख लिया ए और बी दोनों में ही 3 का भाग जाएगा, यानी कहने का मतलब हुआ ए और बी का जब आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 100% 3 तो मिलेगा ही मिलेगा, और दोनों के अभाज्य गुणनखंड में जो उभयनिष्ठ हो, दोनों में जो समान संख्या नजर आए, उसी को क्या कहते हैं, मसब कहते हैं ना। तो मसब 3 होना चाहिए, लेकिन हमने मसब क्या माना, मसब 1 माना, यानी यहां विरोधाभास है, समस्या हो रही है, समस्या प्रकट हो रही है। और ऐसी क्यों हो रही है, क्योंकि हमारी कल्पना हमने शुरुआत में मानकर गलती कर दी, हमने √3 को परिमेय माना, ये परिमेय नहीं है जी, ये क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्लियर है, तो हम क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, यहां लिखेंगे कि यहां a व b का, यहां a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, ठीक है जी, जो कि अर्थात यहां विरोधाभास है, अर्थात यहां विरोधाभास है, अर्थात यहां विरोधाभास है। विरोधाभास क्यों है, क्योंकि हमने शुरुआत में मसब 1 मान लिया, अर्थात यहां विरोधाभास है। एवं हमारी परिकल्पना क्या है जी, परिकल्पना गलत है, हमने 1 मान लिया मसब, ये भूल कर दी, और √3 को परिमेय माना, ये भी भूल है, तो एवं हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है। अतः हम फाइनल रिजल्ट क्या लिखेंगे, अतः हम फाइनल ये अपरिमेय तो नहीं होगी, परिमेय के कारण क्या हो रही समस्या, अतः क्या लिखेंगे, √3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको क्लियर दिमाग में बात बैठा देनी है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट अगले, अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 1.3, ठीक है, प्रश्नावली 1.3 का आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं। सिद्ध कीजिए, प्रश्न आ गया, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, जैसे विद्यार्थियों हमने बात करी √2 और √3 की बात करी, इसको हम अब √5 के बारे में बात करते हैं। ये तो अब आपने √2 और √3 सीख ली, तो √5 तो आपके लिए बहुत आसान होगी। तो सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट करना है, फटाफट लिखता हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, मानना √5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। ओके, √5 एक परिमेय संख्या है, अतः इससे हम क्या लिख सकते हैं, √5 को लिख सकते हैं a/b, जहां हम a और b कैसी संख्या है, सह अभाज्य पूर्णांक, यानी a और b का मसब हम 1 मान लेते हैं। a और b जो है a/b परिमेय संख्या है, और अंश और हर का मसब 1 मानते हैं, यानी इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसका ये जो है इसको समीकरण 1 भी मानना था, समीकरण 1 का वर्ग करने पर, समीकरण 1 का वर्ग, समीकरण 1 का वर्ग करोगे, √5 का वर्ग घटेगा 5, बराबर आएगा a² / b², उधर भेजना 5b² बराबर a², और ये चीज आगे भी काम आती है, ठीक है। अब b² बराबर क्या आएगा, यहां से a² / 5 आएगा। ओके, ये आपके यहां तक आ चुका है। अब यहां पर वो लाइन लिखनी है आपको कि यहां a² 5 से विभाजित है, उदाहरण से भी समझाऊंगा। यहां a² 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, अतः
ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः ए भी 5 से, अतः या आप क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः 5 ए को भी विभाजित करेगा। 5 जो है ए को भी विभाजित करेगा। कैसे, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, इस बार 5 का सवाल है हमारी प्रश्नमाला का, तो हम एक उदाहरण लेकर समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए मेरा ए स्क्वायर बराबर है 25, तो बताइए ए कितना होगा। ए स्क्वायर 25 है तो स्क्वायर हटाना है, तो सामने वाले 25 का वर्गमूल, 25 का वर्गमूल 5 होगा। अब आप देखिए 25 में भी 5 का भाग जाता है 5 बार, और ये ए जो है 5 में भी 5 का भाग जाता है 1 बार। मान लीजिए आपने ए स्क्वायर 625 मान लिया, तो ए कितना होगा, 625 का वर्गमूल 25 होता है। तो 625 में भी 5 का भाग जाता है 25 बार, और 25 में भी 5 का भाग जाता है 5 बार, दोनों में ही जाता है। क्लियर है, दोनों में ही 25 में भी जाता है और 625 में भी जा रहा है। तो वही चीज मैंने लिखी, ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः ए 5 जो है ए को भी विभाजित करेगा। क्लियर है। अब वापिस क्या मानना है, पुनः आपको क्या करना है, ए को मान लेना है 5c, 5 इंटू सी, और यहां वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का हम यहां पर वर्ग करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। तो ए का वर्ग होगा ए स्क्वायर बराबर होगा 5 का वर्ग 25 6 स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर की जगह यहां से हम क्या लिखेंगे, 5b स्क्वायर। ठीक है, तो 5b स्क्वायर बराबर आएगा 25 सी स्क्वायर, और उसका आपको कारण लिखना है। और यहां भी आपको लिखना है सी क्या है, सी धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, सी धनात्मक पूर्णांक है। अब यहां से मान क्या से आया, हमने चूंकि हम जानते हैं ए स्क्वायर किसके बराबर होता है, 5b स्क्वायर, इसलिए हमने लिख दिया। अब बताइए यहां पर सी स्क्वायर का मान क्या होगा, 5b स्क्वायर के बट्टा में जाएगा 25। अब देखिए ये 25 उधर भाग में गया, 5 से 25 कटेगा कितनी बार, 5 बार, तो बनेगा बी स्क्वायर बट्टा 5, यानी सी स्क्वायर बराबर आएगा बी स्क्वायर बट्टा 5। वही कहानी लिखनी है जो पहले लिखी। यहां पर क्या लिखेंगे हम, यहां लिखेंगे, यहां सी स्क्वायर 5 से विभाजित है, सी स्क्वायर में सॉरी बी स्क्वायर, यहां बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, अतः 5 जो है b को भी विभाजित करेगा, 5 b को भी विभाजित करेगा, यानी a और b दोनों को ही 5 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा, विभाजित करेगा। ये आपको क्लियर चीज लिख देनी है। बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः 5 जो है b को भी विभाजित करेगा। जैसे मैंने a स्क्वायर 25 लिया, आप b स्क्वायर 25 ले सकते हो, तो b कितना आएगा, 5 आएगा, दोनों में भाग जा रहा है। इसी तरह यहां भी b स्क्वायर 625 या कुछ भी, ठीक है, ऐसी कोई संख्या, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 से विभाजित है तो वो संख्या भी 5 से विभाजित होगी। क्लियर है। तो हम क्या लिखेंगे कि यहां स्पष्ट है, ठीक है, स्पष्ट क्या है स्टूडेंट, स्पष्ट है। और आप चाहो तो इनको समीकरण 1 व 2 भी दे सकते हो, इसको और इसको समीकरण 1 और 2 भी दे सकते हो। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, स्पष्ट है कि a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड, a व b का, स्पष्ट है कि a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, अर्थात यहां विरोधाभास स्थिति है, अर्थात यहां विरोधाभास स्थिति है, विरोधाभास स्थिति है। एवं, ठीक है, एवं हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है, हमारी परिकल्पना गलत है, एवं हमारी परिकल्पना गलत है। हमारी परिकल्पना हमने क्या गलत मान ली, हमने √5 को परिमेय माना, अतः हम क्या लिखेंगे, अतः √5 परिमेय नहीं, कैसा है, अपरिमेय, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय मानकर हमने बड़ी भूल कर दी, हमने एक चूक कर दी, √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है, इसे आप देखिए आराम से, √5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ओके,
ठीक है। अब देखिए, आपको अगले सवाल से पहले कुछ एक बेसिक बता देता हूं, वो बहुत ज्यादा जो है स्टूडेंट जरूरी है। जैसे आपने अब मान लीजिए आर कोई परिमेय संख्या है, ध्यान से सुनना, ये है तो 9th की चीज, लेकिन हमारे विद्यार्थियों को बेसिक से बता रहे हैं। आर मान लीजिए कोई परिमेय संख्या है और एस जिसे हम अपरिमेय संख्या मानते हैं, ठीक है, परिमेय संख्या, और एस मान लीजिए मेरी कोई क्या है, अपरिमेय संख्या। तो आपको मैं चीज बता देता हूं स्टूडेंट, ये आर तो मैंने किसे, परिमेय संख्या को लिखा है, और एस लिखा है अपरिमेय संख्या को। ओके, अब आपको मैं बता देता हूं, आर और एस मैंने, बिल्कुल आर और एस मैंने, आर परिमेय संख्या और एस अपरिमेय संख्या मानिए, तो मैं आपको बता दूं, आर प्लस एस जो होता है, यानी परिमेय और अपरिमेय का जो योग होगा, ठीक है, परिमेय और अपरिमेय का योग, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय होगा। क्या होगा, हमेशा अपरिमेय होगा। जैसे मान लीजिए आर आपने ले ली 5 और एस ले लिया मान लीजिए आपने √2। 5 एक परिमेय संख्या है, 5/1 लिख सकते हैं, और s √2 मान ली अपरिमेय संख्या। तो इनका जो योग होगा 5 + √2, ये सदैव कैसी संख्या होगी, ये सदैव अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर है? इसी तरह ये समझ में आया। इसी तरह बात करते हैं विद्यार्थी नंबर 2, ठीक है, आर और एस का योग, यानी परिमेय और अपरिमेय का योग सदैव अपरिमेय होगा। अब परिमेय माइनस अपरिमेय करते हैं, आर माइनस एस करते हैं, ठीक है, आर माइनस एस करेंगे तब भी सदैव क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्या होगा विद्यार्थियों, अपरिमेय। जैसे मान लीजिए मैंने आर ले लिया 3 और एस ले लिया मान लीजिए मैंने √5 ले लिया। क्लियर है? परिमेय संख्या 3 ले ली और अपरिमेय √5 ली, तो इनको जब मैं घटाऊंगा यानी 3 - √5 करूंगा, 3 - √5 करूंगा, तो ये जो चीज आएगी ये सदैव अपरिमेय होगी। परिमेय माइनस अपरिमेय क्या होगा, अपरिमेय। अब बात करते हैं गुणा और भाग की, ठीक है। तो कुछ जगह स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि R × S जो है परिमेय × अपरिमेय सदैव अपरिमेय होगा। कुछ विद्यार्थी सोच रहे हैं कि परिमेय × अपरिमेय सदैव अपरिमेय होगा। तो ये कथन मैं गलत साबित करूंगा। कैसे, आप सुनना। परिमेय × अपरिमेय अपरिमेय क्यों नहीं होता है, सुनना। यदि मैंने परिमेय संख्या 0 ले ली और अपरिमेय संख्या √2 ले ली, ठीक है, 0 परिमेय होती है, आप सब जानते हो। अब देखो 0 और √2 का गुणा करो, कितना आएगा, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करोगे क्या आएगा, 0 ही आएगा। लेकिन आप तो कह रहे हो और 0 परिमेय होता है, 0 तो कैसे होता है जी, परिमेय होता है ना, 0 तो परिमेय होता है। तो आप तो कह रहे थे ना कि गुणा करने पर अपरिमेय आएगा, तो ये नहीं बैठ रहा, ये बिल्कुल गलत है। परिमेय और अपरिमेय का गुणा तो 0 आ रहा है, परिमेय आ रहा है, हम तो अपरिमेय कह रहे हैं। तो इसलिए विद्यार्थियों इस पॉइंट में थोड़ा मैं बदलाव करूंगा, याद रखना है। आर जो है विद्यार्थियों शून्येतर लेता हूं, आर कैसा हूं, शून्येतर लेता हूं। शून्येतर यानी शून्य के अलावा कोई परिमेय संख्या लेते हो, शून्य के अलावा कोई परिमेय संख्या, आर 0 नहीं होना चाहिए। ये एक विशेष नोट है, इसको आप भूल जाओ। आर कोई शून्य के अलावा कोई भी परिमेय संख्या ले लो, 3, 5, 7, 9/5 कुछ भी ले लो, शून्य नहीं लेना है। शून्येतर यानी शून्य के अलावा कोई परिमेय संख्या को यदि हम अपरिमेय संख्या से गुणा करें तो अपरिमेय आएगा। यह बात बिल्कुल सही है। जैसे उदाहरण से समझते हैं स्टूडेंट, ठीक है, उदाहरण से समझते हैं। जैसे आपने R ले लिया मान लीजिए 3 ले लिया और S ले लिया √2, तो इन दोनों का गुणा, 3 को √2 से गुणा करेंगे जिसे हम 3√2 भी लिख सकते हैं, ये मेरा क्या होगा जी, अपरिमेय होगा। क्लियर है? और ये चीज बाद में होगी, अब समझाऊंगा नहीं विद्यार्थियों। शून्येतर R, ठीक है, शून्येतर R यानी शून्य के अलावा कोई परिमेय संख्या में यदि मैं S यानी अपरिमेय संख्या का भाग देता हूं तो 100% अपरिमेय संख्या आएगी। 100% क्या आएगी, अपरिमेय संख्या आएगी। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे 5 लिया, 5 के अंदर में जो भाग देना है किसका, √2 का, यानी 5/√2। ये कैसी संख्या होगी, 100% अपरिमेय संख्या होगी।
ओके, अपरिमेय संख्या होगी। ये मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों को समझ में आ रहा होगा। और एक चीज मैं आपको क्लियर करता हूं, जैसे आज अभी क्लास में मैंने √2, √3, √5 इस तरह की संख्याओं को अपरिमेय साबित करना सीखा। उसी तरह ऐसे भी सवाल आते हैं, 3 + √2 को अपरिमेय सिद्ध करो, 5/√2 को अपरिमेय सिद्ध करो, 2 × √3 को अपरिमेय, इस तरह के सवाल भी आते हैं अपरिमेय सिद्ध करना, जो आपकी प्रश्नावली 1.3 के ही अगले सवाल है। लेकिन आज समय अधिक हो जाने के कारण जो शेष प्रश्न है वो मैं अगले वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। जैसे मैं दिखा जरूर देता हूं, जैसे प्रश्न संख्या 2 देखो, ये 3 और √2 √5, ये 3 है परिमेय और 2 √5, परिमेय इंटू अपरिमेय, ये क्या बना, ये अपरिमेय बना और ये परिमेय। तो परिमेय प्लस अपरिमेय अपरिमेय होता है, लेकिन सिद्ध करना है तो इस तरह के भी आपके सवाल है। और देखते हैं, देखो 1/√2, एक परिमेय है, √2 अपरिमेय, तो इनको भी सिद्ध करना होता है। इस तरह के प्रश्न जो है मैं अगली क्लास में बताऊंगा, और ये पूरा इसका जो बेसिक है वो मैंने आपको बता दिया। तो आज जो मैंने आपको पढ़ाया, आज की क्लास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। शेष प्रश्न अगली कक्षा में मैं यथावत रखूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।